तो वर्तमान परिदृश्य में पैसे की कहीं भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पर्सनल खर्चे हैं, पढ़ाई के लिए जो आपका पैसा खर्च हो रहा है, केवल उसी की ज़रूरत है। इससे आगे कहीं भी ₹1 की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो यूपीएससी है, उसको क्या क्लियर करने के बारे में आपका विचार है कि आप उस तरफ जा रहे हैं? लेकिन एक कड़वा सच है कि अगर पुलिस ना हो, तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। कोचिंग का देखा जाए तो मैंने अपनी लाइफ में मात्र 1 महीने के लिए हाई स्कूल के टाइम पे कोचिंग ली थी। वो भी परिवार वालों की ज़बरदस्ती से, उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें कोचिंग लेना ज़रूरी है, ले लीजिए अच्छा रहेगा। 1 महीने लेने के बाद मेरे को फ़ील हुआ कि मेरे को कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे पढ़ाया जाता था ऑलरेडी मैं घर पे होमवर्क करके ही उसका जाता था। तो आप और जो भी अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी कैडर से जुड़े हुए हों, तो उनको किसी भी हालत में नहीं बख्शूँगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खरी बात में। माफ़ी सेहत लंबे दिनों के बाद चूँकि बीमारी में व्यस्त थे, जिस वजह से इलाज की वजह से इतने दिनों तक हम खरी बात के माध्यम से आप लोगों के बीच तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब लगातार आप लोगों के बीच बने रहेंगे। आज हमारे साथ हैं इस बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव चुनगी, ललितपुर जनपद का ये काफ़ी बैकवर्ड गांव है और वहां के एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में एक के बाद एक लगातार कई पदों को ज्वाइन किया और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में एसआई के पद पर चयनित हुए हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ग्रामीण अंचल के उस एरिया से जहां से लोग आज भी सोचते हैं कि नौकरी क्या चीज़ है और कैसे मिलती है, उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसे अपने करियर को बनाया कि एक के बाद एक लगातार नौकरियों से इस्तीफा देते हुए आज एसआई के पद पर चयनित वो हो गए हैं। स्वागत है कमल सिंह जी हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपने चैनल पर अपना विचार रखने का मौका दिया है, और सभी दर्शकों का अभिवादन। कमल सिंह जी, जब आपकी प्रथम नौकरी की शुरुआत होती है, मल्टी टास्किंग जो आपने ज्वाइन नहीं की, उसके बाद आप 2014 से लेकर 2020 तक सीआरपीएफ में रहे और उसके बाद तमाम नौकरियां, चाहे वो टेक्नीशियन रेलवे के रहे हों, कांस्टेबल आपने ज्वाइन नहीं किया था, यूपी एसआई आपने ज्वाइन नहीं किया, यूपी पद के एसआई तक आप पहुंचे हैं। तो दरअसल इसकी शुरुआत 2014 से हुई और ऐसी ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत चुन गई और आपकी चूंकि पढ़ाई लिखाई वहीं से शुरू हुई, तो आखिर इस स्तर तक आप पहुंचे हैं। तो इसमें आपका पूरा मानना क्या रहा और किस तरीके से आपने इस तरीके की पढ़ाई की कि आप आज यहाँ तक पहुंचे? देखिए, जिस गांव से मैं आता हूं, तो वहां पे पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत ही पीछे रहा है। वर्तमान में थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन जिस समय मैं पढ़ाई अपनी शुरुआत की थी, तो वहाँ पे वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कि होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी माता-पिता का पूरा सहयोग रहा उसमें। साथ ही गुरुजनों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आगे बढ़ूँ, और मैं अपना प्राइमरी की एजुकेशन गाँव से ही पूरी की। इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल धनगौल से मैं 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की, और फिर बाहर से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तालबेहट और ग्रेजुएशन भी अपनी तालबेहट से पूरी की। इसके अलावा आईटीआई मैं ललितपुर गवर्नमेंट कॉलेज से किया। मतलब जितना भी अपनी पढ़ाई है, तो सारी की सारी सरकारी स्कूलों से ही की है। कोई उसमें ये नहीं रहा है कि मैं किसी बहुत ही अच्छे स्कूल या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो या बहुत अच्छी कोचिंग ली हो। कोचिंग का देखा जाए तो मैंने अपनी लाइफ में मात्र 1 महीने के लिए हाई स्कूल के टाइम पे कोचिंग ली थी। वो भी परिवार वालों की ज़बरदस्ती से, उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें कोचिंग लेना ज़रूरी है, ले लीजिए अच्छा रहेगा। 1 महीने लेने के बाद मेरे को फ़ील हुआ कि मेरे को कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे पढ़ाया जाता था ऑलरेडी मैं घर पे होमवर्क करके ही उसका जाता था। तो वहाँ पे मेरे को टाइम वेस्ट फ़ील होता था। तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, फिर वहाँ पे मेरे को अपनी ज़िंदगी के आगे क्या लक्ष्य बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने आप में सोचने का वहाँ पे ज़रूरत फ़ील हुई। तो फिर जाके मैंने सबसे पहले शुरुआत की मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल का एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर हो गया। उसी टाइम पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का दिया, वो भी क्लियर हो गया। साथ में ही मैंने उसी साल 2013-14 में एसएससी जीडी का पेपर दिया, जिसमें सीआरपीएफ मेरे को कैडर मिला, और मेरा शुरू से ही फोर्स में जाने का बहुत ही मन था, इसलिए मैंने सीआरपीएफ को ज्वाइन करना उचित समझा। सवाल आता है कि आपने ज्वाइन किया सीआरपीएफ को तमाम नौकरियों के बाद, अब चूंकि जो परिस्थिति है यूपी एक पद जो आता है एएसआई, वो आपने ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद अब एसआई पद को आपने ज्वाइन किया है। अभी कुछ दिनों के बाद उस पद पर आप सुशोभित होंगे, लेकिन इसके आगे आपका क्या पूरा लक्ष्य है कि हम किस तरफ जाएं और किस तरीके से
अपने जीवन को और आगे की तरफ बढ़ाएं? देखिए क्या है, व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहे और पूरी तरह से समर्पित रहे, तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं कि वो प्राप्त ना कर सके। मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो भी लक्ष्य बनाता हूँ, तो उसको अचीव करके ही रुकता हूँ। मैं ऐसे लक्ष्य नहीं बनाता हूँ कि जो मेरे को पहले से ही लगे कि पहुँच से बाहर है और वहाँ पे हाथ-पैर मारता रहूँ, टाइम बर्बाद करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। जो भी जिस पोस्ट के लिए मैंने फॉर्म डाला है, अप्लाई किया है, तो उसमें 100% रिज़ल्ट लेके आया हूँ। तो अभी जैसे 2014 में मैं सीआरपीएफ जॉइन किया और 2020 तक वहाँ पे सर्विस दिया हूँ। तो क्या रहा है कि वहाँ पे फिर मेरे को फ़ील हुआ कि यहाँ पे जो मेरी कैपेसिटी है, मेरा टैलेंट है, वहाँ पे जस्टिफ़ाई नहीं हो रहा है, वहाँ पे आगे बढ़ने का वो मौका नहीं है। तो फिर मैंने 2018 से दोबारा तैयारी शुरू की। 2018 से 20 तक 2 साल की तैयारी, सेल्फ स्टडी ड्यूटी के साथ-साथ ही तैयारी करता रहा। तो तैयारी करने के बाद फिर मैं रेलवे टेक्नीशियन के रूप में 2020 में यहाँ पे जॉइन किया। यहाँ पे आके फिर मेरे को समय थोड़ा और ज़्यादा मिलने लगा, क्योंकि रेलवे में जो है समय पर्याप्त मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो मैं यहाँ 2 साल फिर और अच्छे से तैयारी किया। तो साथ में क्या है, 2-2 फॉर्म अप्लाई कर रखा था मैं। एक तो एनटीपीसी का डाल रखा था, एक यूपीएसआई का, और साथ में एएसआई का भी उसी साथ फॉर्म डाल दिया था। तो 3 ऑप्शन थे मेरे साथ। मैंने तीनों की पैरेलल ही तैयारी की। तैयारी करते-करते जैसे ही फिर एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम दिए, तो वो तीनों के तीनों एक साथ क्लियर हो गए। अब मेरे सामने एक कंडीशन आ गई कि किसको जॉइन करूँ, किसको छोड़ूँ। तो क्या है, जब आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो थोड़ा डिलेमा की स्थिति बन जाती है। तो मैं अपने गुरुजनों से सलाह लिया, जो सीनियर्स हैं उनसे सलाह लिया, तो सभी से सलाह मशविरा करने के बाद और सोचने के बाद फाइनली डिसाइड किया कि यूपीएसआई को जॉइन करना सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। एक और परिस्थिति में आप लोगों को बता दूं, जहां तक बुंदेलखंड के इस ग्रामीण अंचल की एक सोच है कि बगैर पैसे के नौकरी पाना संभव नहीं है, लेकिन इसके विपरीत इन्होंने ऐसा करके दिखाया है जो आज आप सभी दर्शकों और आम जनमानस के लिए एक सोच का विषय है कि बगैर पैसे, क्योंकि जहां तक मैं इनको जानता हूं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये कुछ ऐसा कर पाते, ऐसा कुछ बड़ा कर पाते पैसों की बदौलत, लेकिन उसके विपरीत बिना पैसों के सब कुछ काम। तो सर, क्या पैसों की कोई आवश्यकता इतनी विशेष आपको नहीं पड़ी? चूंकि लोगों में जब ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, लोगों से बात होती, तमाम लोग कहते हैं कि बगैर पैसे के संभव नहीं है। तो ये सब बगैर पैसों के फिर कैसे संभव हुआ? देखिए सर, क्या है कि जो आप बोल रहे हो, एक आज से 20 से 30 साल पहले की अगर स्थिति देखी जाए, तो उस समय के लिए ये बात सच साबित होती थी। उस समय किसी के टैलेंट के आधार पे नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता था, पैसा हर जगह लगता था। लेकिन वर्तमान का अगर परिदृश्य देखा जाए, तो वर्तमान परिदृश्य में पैसे की कहीं भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पर्सनल खर्चे हैं, पढ़ाई के लिए जो आपका पैसा खर्च हो रहा है, केवल उसी की ज़रूरत है। इससे आगे कहीं भी 1 रुपए की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं 6 से 7 एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। हाँ, नौकरी छोड़ने के लिए ज़रूर बॉन्ड के रूप में मेरे को 2 लाख रुपए जमा करना पड़ा था सीआरपीएफ से रिज़ाइन करते टाइम, लेकिन नौकरी जॉइन करते हुए कहीं 1 रुपए नहीं देना पड़ा है। तो ये मिथ एक तरह से दिमाग से निकाल देना चाहिए कि किसी भी नौकरी को पाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक सोच है, जहां ग्रामीण अंचलों में एक बात को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश हो या और भी कई नौकरियां हो जिनको पाने के लिए तमाम पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके विपरीत, क्योंकि आज बगल में एक एसआई के पद पर तैनात इंसान बैठे हुए, लेकिन उसके पहले एक मित्र भी बैठे हुए हैं। क्योंकि जीवन के जो शुरुआती दिन रहे वो कैसे बीते वो हमने भी देखा और इन्हें भी पता है। उन जीवन के दिनों में किस तरीके से पैसों को जोड़ना, पैसों को करना, ये दोनों अच्छी तरीके से भली भांति हों। और इस क्षेत्र का, चूंकि ये वीडियो आज जब खरी बात के चैनल के माध्यम से जाएगा तो आप समस्त लोग पूरे देश में इसको देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ के जो लोकल के क्षेत्र के लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि पैसे की साफ तौर पर कमी इनके पास भी थी उस दौरान 2014 के दरमियान, लेकिन उसके बाद भी उन पदों को ज्वाइन करते हुए जीवन में काफी आगे की तरफ कदम रखते हुए चले गए। तो सर, एक मैंने बीच में भी सवाल किया था कि अब जो यूपीएससी है उसको क्या क्लियर करने के बारे में आपका विचार है, क्या आप उस तरफ जा रहे हैं? देखिए सर, पहले तो अभी यहाँ कुछ दिन बाद मैं ट्रेनिंग के लिए जाने वाला हूँ, तो 1 साल तो ट्रेनिंग चलेगी। एसआई की जो ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट सीखने पड़ते हैं वहाँ पे, तो इसके साथ साथ तो अभी तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म होती है, उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद में अब आगे सिविल सर्विसेज के लिए ही एक ऑप्शन बचा हुआ है, तो उसको भी ज़रूर ट्राई करेंगे।
तो ये साफ इन्होंने भी कहा कि 1 साल की जो ट्रेनिंग होगी उसके बाद, क्योंकि पद पर चयनित होने के बाद उस पद की भी गरिमा होती है और उस पद को आगे चलाने के लिए उसमें भी प्रयास करने होंगे, चूँकि 1 साल की इनकी ट्रेनिंग है और उसके बाद जीवन में अग्रिम ऊँचाइयों को छुएँ, ऐसी शुभकामनाएँ हमारी हैं। सर, अब पुलिस की तरफ जा रहे हैं, पुलिस की आप छवि को भी जानते हैं और तो क्या उस छवि की तरफ जाने के बाद आपका ऐसा, आपके खुद के वर्क ऐसे क्या रहेंगे जिससे लोगों को एक पुलिस के प्रति जो इस समय एक अलग तरीके की सोच है, वो सोच कम से कम लोगों की बदले, उसके लिए आप क्या करेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली जो वर्तमान में छवि बनी हुई है, वो लोगों के मन में पुलिस के प्रति जो छवि है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन एक कड़वा सच है कि अगर पुलिस ना हो तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगा, जहाँ भी रहूँगा, तो वहाँ लोगों का पूरा सहयोग और उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। कोशिश रहेगी कि उनको पूरी तरह से न्याय मिल सके। अगर पुलिस लोगों के प्रति एक अच्छा रवैया रखती है और लोग भी उनको कोऑपरेट करते हैं, तो दोनों का काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है, जो कि समाज के लिए भी अच्छा है। और जो भी अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी कैडर से जुड़े हुए हों, तो उनको किसी भी हालत में नहीं बख्शूँगा। तो मेरा यही आगे के लिए सोच है कि जहाँ भी जाऊँ मैं अपना 100% दूँ, पूरी ईमानदारी से नौकरी करूँ और लोगों का जो अभी रवैया है, नज़रिया है पुलिस के प्रति, उसको बदलने में। तो ये थे हमारे साथ कमल सिंह यादव जी, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश एसआई के पद पर चयनित हुए हैं। आगे जाकर जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी खरी बात शुभकामनाएं देता है। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक एक बार आप लोगों को पुनः बता दूं कि चूंकि तबीयत खराब होने की वजह से इतने दिनों तक हम आप लोगों से दूर थे, अब लगातार हमारा कार्यक्रम आप लोगों के बीच में, आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। बस आप लोग खरी बात को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।